तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग एग्जांपल से तो समझ लिए, लेकिन अब जो है हम इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब एटम के ठीक सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वहीं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, अब देखिए एटम के ठीक जो है बाहर यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि जैसे कि पृथ्वी जो है एक सर्कुलर पाथ पे सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे क्या करता है भाई, तो वो चक्कर लगाता है। ठीक, परिक्रमा करता है। अब देखिए हम लोग कूलम्स लॉ यानी कि फिजिक्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यानी कि कूलम्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि दो अपोजिट नेचर का चार्ज यानी दो अपोजिट साइन का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है वहीं दूसरा अगर निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वहीं अगर मान लेते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव है वहीं दूसरा भी पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेगा भाई, एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी एक दूसरे को धक्का देगा। अगर एक निगेटिव है वहीं दूसरा भी निगेटिव है यानी दोनों का साइन सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा भाई, धक्का देगा, रिपेल करेगा। ठीक, यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं कि अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक, और सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो अब बताइए कि इन दोनों के बीच यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है तो दोनों के बीच जाहिर सी बात है कि एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फार्मूला यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 क्या हो गया, पहले स्पीसीज पे जो चार्ज होगा, Q2 क्या हो गया, दूसरे स्पीसीज पे जो चार्ज होगा, और R क्या दिखाता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को, वहीं K क्या हो गया भाई, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम क्या करते हैं भाई, R से डिनोट कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Z बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, Z इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही तो हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो उसको हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम E से डिनोट करते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये चार्ज का वैल्यू हो गया। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो -E हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, अब देखिए वहीं अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें यानी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो देखिए न्यूक्लियस पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई, तो Z है। ठीक है, Z, उसके बाद चार्ज कितना होता है, तो E होता है, तो Z इंटू E। ठीक है, अब वहीं पे देखिए प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो चलिए इसको पॉजिटिव साइन से दिखा देते हैं, तो इसका ओवरऑल क्या हो गया, Z इंटू E। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज मेरा कितना हो गया, +Z इंटू E। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं +ZE। ठीक है, ये किसका चार्ज हो गया भाई, न्यूक्लियस का चार्ज। वहीं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो -E, तो चलिए इस पे कितना चार्ज हो गया भाई, -E। ठीक है, अब देखिए अब इस फार्मूले पे हम इस चीज को बैठा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, K इंटू Q1 क्या है मेरा, मान लेते हैं कि ये है Q1। ठीक है, वहीं पे ये क्या है भाई, तो ये Q2, इसको मान लेते हैं। चलिए Q1 का वैल्यू है +ZE, अब यहाँ पे +ZE लिख दे रहे हैं। वहीं Q2 का वैल्यू क्या है, तो -E है, तो चलिए -E लिख दे रहे हैं हम। उसके बाद R यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस मेरा R है, तो चलिए R स्क्वायर। अब बताइए अब क्या हो जाएगा फार्मूला, -K इंटू ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला। तो चलिए अब जो है ये वैल्यू मेरा निगेटिव में है, तो अब इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी चीज का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका हम सिर्फ एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं, हमको उसके साइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K इंटू ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है,
चलिए के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरे पहलू की बात करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि ये देखिए एटम के ठीक सेंटर में न्यूक्लियस है जिसपे कितना चार्ज होता है, तो प्लस जेड चार्ज होता है, ठीक। अब उसके बाहर में क्या पाया जा रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। मान ले रहे हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है। वहीं सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक। क्योंकि इन दोनों का चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। यानी न्यूक्लियस क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जितना अट्रैक्शन वो इसके तरफ लगाएगा, वो चाहेगा कि हम आउटर वाले पर भी उतना ही आकर्षण बल लगाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यानी कि पहले वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है, वहीं सेकेंड सेल वाला इलेक्ट्रॉन उतना अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं फील कर पाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का एक ही कारण है कि यहाँ पे ये स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से जो आउटर सेल में जो पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो उतना अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं फील कर पाता है। क्यों नहीं फील कर पाता है, देखिए अभी जो हम लोग एग्जांपल दिए कि देखिए ये है नेताजी, ये है पब्लिक, ये है उसका समर्थक, ठीक। अब नेताजी का स्पीच सुनने के लिए पब्लिक पूरा बैठा हुआ है कतार में। अब बताइए फर्स्ट वाला का दूरी इससे कम है, तो ये इसके बात को ठीक से सुन पाएगा, समझ पाएगा, इसको देख भी पाएगा। लेकिन वहीं अगर सेकेंड वाला आउटर वाला जो पब्लिक है, वो थोड़ा देखिए डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा, तो इसका बात थोड़ा इसके पास थोड़ा कम पहुंच पाएगा, ये ठीक से इसको देख भी नहीं पाएगा। क्योंकि पहला कतार में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या करेगा, एक तरह से यहाँ पे स्क्रीन का काम करेगा, एक तरह से पर्दा का काम करेगा, जिसकी वजह से जो है इसको जो है इसका शक्ल देखने में कठिनाई होगा, इसका बात जो है सुनने में इसको कठिनाई होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एक स्क्रीनिंग का काम करता है, एक तरह से शील्डिंग का काम करता है। ये सब देखिए हम लोग शील्डिंग इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए ये क्या करता है कि अब देखिए ये इसके पास आना चाहता है, यानी ये जो है इसका आवाज सुनने के लिए, इसका शक्ल देखने के लिए चाहेगा कि हम जो अगली कतार में आके बैठे, लेकिन अगले पंक्ति में बैठा हुआ जो है वही इसको धक्का देना शुरू करता है। जाहिर सी बात है कि अगला वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पोजीशन में, मेरे पंक्ति में जो है पीछे वाला आकर के बैठ जाए। इसलिए ये क्या करेगा, तो इसको बाहर की तरफ ये पुश करने लगेगा, धकेलने लगेगा। बात समझ में आया। जब ये ढकेलेगा तो ये बेचारा थोड़ा अपने पोजीशन से और थोड़ा पीछे चल जाएगा। जब ये अपने पोजीशन से थोड़ा और पीछे चल जाएगा, तो अब बताइए यहाँ पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा भाई, और डिक्रीज हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच अगर 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, वहीं जब ये बेचारा को ये ढकेल दिया, तो अब बताइए अट्रैक्शन फोर्स और घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी वजह से घटेगा, ठीक है। तो अब वहीं पे ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगने लगा, मान लीजिए कि ये 7 न्यूटन हो गया, पहले 10 था अब 7 हो गया। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। चलिए तो अब जो है हम जो यहाँ पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम लोग फार्मूला के जरिए निकालते हैं, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा एफ नेट, क्या हो जाएगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 2 तरह का फोर्स महसूस कर रहा है। पहला तो देखिए न्यूक्लियस से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, ठीक है। वहीं दूसरा क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, यानी 2 तरह का फोर्स महसूस कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, किसके बीच भाई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक। वहीं पे फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके बीच है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच है, ठीक। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे नोटिस करने वाला बात है कि देखिए क्या है, देखिए जितना इन दोनों के बीच धक्का मुक्की होगा, उससे कहीं ज्यादा इन दोनों के बीच गहरा अट्रैक्शन है। बात समझ में आया। यानी कि जितना फोर्स के साथ ये इसको ढकेलेगा, ठेलेगा, दूर भेजेगा, उससे कहीं ज्यादा फोर्स के साथ ये जो है इसको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आया। अगर मान लेते हैं कि ये अगर मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इसको खींचने में, वहीं पे ये जो है बस 5 न्यूटन 7 न्यूटन का फोर्स लगाएगा इसको ढकेलने में, यानी ओवरऑल हर कंडीशन में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए फोर्स ऑफ नेट फोर्स क्या हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू जेड इफेक्टिव
ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी एफ नेट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो K इंटू जेड इफेक्टिव इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आया, यानी कि ये जो है इसका ओवरऑल वैल्यू हो गया। यानी जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या है, तो जेड इफेक्टिव हो गया मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो हमेशा जो है नेट फोर्स से बड़ा होगा। बात समझ में आया। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन यही है कि पहले अगर 10 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, यानी न्यूक्लियस जो है आउटर इलेक्ट्रॉन पे अगर 10 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, लेकिन जैसे ये बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो वो एक स्क्रीन के तरह, एक पर्दा की तरह काम करने लगा, और जिसके वजह से फिर उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा है तो उसको वो वापस क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ढकेल रहा है, जिसके वजह से अट्रैक्शन फोर्स में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हमेशा जो है नेट फोर्स क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बात समझ में आ गया। तो इसलिए अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या था एफ नेट का, तो K इंटू जेड इफेक्टिव इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे K कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे जेड, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव, तो इसलिए यहाँ पे जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव। बात समझ में आया। यानी न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हमेशा बड़ा होगा। इसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एफ नेट के कंपेयर में। यानी पहले अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तो वहीं इलेक्ट्रॉन में धक्का मुक्की के वजह से, इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ गया, जिसके वजह से अब न्यूक्लियस का आउटर सेल पे जो लगने वाला न्यूक्लियर अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज से हमेशा कम होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब जो है हम इसके वैल्यू को, यानी कि जेड और जेड इफेक्टिव के वैल्यू को आपस में इक्वेट करते हैं, यानी कि दोनों के वैल्यू को आपस में बराबर करके देखते हैं। के वैल्यू को आपस में इक्वेट करने के लिए, यानी कि दोनों के वैल्यू को आपस में बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो Z के बराबर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो Z इफेक्टिव में कुछ वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आया। देखिए इसको हम कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास देखिए, चूंकि यहाँ पे होता क्या है कि ये वैल्यू मेरा बड़ा है, यानी Z का वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू मेरा छोटा है। जब भी अगर कोई चीज अगर छोटा है तो उसको जो है बड़े वाले के बराबर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि X और Y नाम का दो अलग अलग आदमी है, ठीक। X के पास मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक। वही Y बेचारे के पास 10 रुपया, यानी कि X जो है थोड़ा अमीर आदमी, यानी थोड़ा रिच पर्सन है, वहीं Y बेचारा पुअर है, ठीक। अब देखिए Y को जो है X के बराबर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 90 रुपया और कमाना पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा, तब ना जाकर के इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको बाहर से क्या करना पड़ेगा, और 90 रुपया ऐड करना पड़ेगा। यानी मान लेते हैं हम इसको और 90 रुपया बेचारे को दे दिए, ठीक। अब 90 और 10 मिलकर के क्या हो गया, 100, यानी दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो गया। X के पास भी 100 रुपया था, Y को भी अब 100 रुपया हो गया, यानी दोनों जो आपस में बराबर हो गया। यानी जब भी कोई चीज बड़ा होता है तो उसको जो है, जब छोटे वाले को अगर उसके बराबर में करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, कुछ वैल्यू को ऐड करेंगे। बात समझ में आए। उसी तरह से यहाँ पे Z जो है, Z का वैल्यू अगर बड़ा है और Z इफेक्टिव का वैल्यू छोटा है, तो इसको जो है इसके बराबर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ वैल्यू को X Y Z कुछ वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए अब जो यहाँ पे जो हम जिस चीज को ऐड करेंगे उसको हम यहाँ पे सिग्मा का नाम देते हैं, ठीक है। अब सिग्मा एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं भाई, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इससे जो है अब एक नया फॉर्मूला बनता है Z इफेक्टिव का। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Z माइनस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। इससे नया फॉर्मूला बन गया, Z इफेक्टिव बराबर क्या हो गया, Z माइनस सिग्मा। वही सिग्मा क्या है भाई, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। Z क्या है मेरा, एटॉमिक नंबर है। बात समझ में आया। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z इफेक्टिव क्या हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। अब देखिए इस फार्मूले से हम लोग किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो Z इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। Z का वैल्यू चाहिए और सिग्मा का वैल्यू चाहिए। तो Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर तो हम लोग को पहले से
गिवन होगा, ठीक है, कोई भी एटम दिया होगा तो उसका एटॉमिक नंबर आपको पहले से नोन होगा। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल दिया है, ठीक है, स्लेटर्स नाम के साइंटिस्ट ने कुछ रूल दिया है, उसी रूल के द्वारा जो है हम लोग सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको जो है अब हम लोग स्लेटर रूल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, ठीक है। फिर धन्यवाद।